हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है सिलॉग्स। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंकिंग के एक्सपीरियंस हैं और रेदर देन इसके साथ पैरेलली अगर अदर कोई एग्जाम भी आप दे रहे हैं तो वहाँ पे माय डियर ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहली बात कि मैं आज जो स्लॉग्स हैं उसके मैं बेसिक लेवल से आप लोगों को लेके चलूँगा कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि पॉसिबिलिटी वाले केस कैसे करने हैं और लीव फ्यू वाले केस कैसे करने हैं। तो सबसे पहली बात मैं पहले आपसे डिस्कस करूँगा नॉर्मल केस कि नॉर्मल केस क्या होता है इसका, कि नॉर्मल स्लॉग्स को हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे नॉर्मल। उसके बाद आपका केस चलेगा पॉसिबिलिटी वाले केस, उसके बाद आपके पास आएगा ओनली वाले केस और उसके बाद आपके पास आएगा ओनली फ्यू केस, ओनली फ्यू। ये जो केस मैंने आपको बता रहा है जैसे नॉर्मल स्लॉग्स। अब सबसे पहली बात मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सिलॉग्स, सिलॉग्स होती क्या चीज़ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जस्टिफाई करना, जस्टिफिकेशन करना। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स होंगे, मतलब स्टेटमेंट्स होंगी, उन स्टेटमेंट के साथ पैरेलल में कुछ कंक्लूजन दे रखे होंगे। वो कंक्लूजन आपने देखना है कि वो स्टेटमेंट के दायरे में रह के काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल सिलॉग्स के क्वेश्चन जब हम डिस्कस करते हैं तो हम यही देखते हैं कि वो जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे हम आंसर गिवन कर सकते हैं, अगर स्टेटमेंट के दायरे में नहीं है तो हम वहाँ पे कोई भी आंसर नहीं करते हैं। उसके बाद पॉसिबिलिटी वाला जब केस आता है तो नॉर्मल में जो चीज़ें हम लोग करते हैं वो पॉसिबिलिटी में सारी सारी अपोजिट हो जाती हैं। ठीक, तो कन्फ्यूज आप ना होइए। मैं पहले सबसे पहले आज आपसे पहले तो मैं नॉर्मल केस डिस्कस करूँगा कि आपका जो नॉर्मल सिलॉग्स के क्वेश्चन है उनको हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे सबसे पहले देखो ये 3 केस मैं डिस्कस करूँगा जो नॉर्मल वे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो आपके पास ऑल केस में हम लोग क्या देखें, जैसे 100% जो चीज़ होती है वो ऑल को रिप्रेजेंट करेगी। 100% ईच एंड एवरी, ईच ARB, 100% ARB, एवरी ARB अगर वो कहता है तो इसका मतलब ये होता है। सम केस क्या होगा आपका, जैसे 10%, 20%, 99%, ये सब चीज़ें जो होंगी वो आपके सम को रिप्रेजेंट करेगी। और एटलीस्ट सम, ओनली अ फ्यू, सिंपल मोस्टली का मतलब भी सम कंसिडर करना है आपने, ओनली अ फ्यू का मतलब भी कंसिडर होगा, अ फ्यू का मतलब भी सम होगा। उसके बाद एटलीस्ट का मतलब भी सम होता है, एटलीस्ट सम का मतलब भी सम होता है मेरे। उसके बाद आपके पास आता है नो केस का मतलब होता है 0%, वो कहता है तो इट मींस जीरो। नो वन का मतलब वहाँ पे भी नील होगा एक तरह से। और ऑल एक्सेप्ट, इस ऑल एक्सेप्ट का मतलब भी क्या होता है आपके पास एक तरह से नन के बराबर होता है। तो ये 3 केस हम लोग डिस्कस करेंगे। इन 3 केस में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा ऑल केस के बारे में कि आपका जो ऑल केस है वो किस तरह से वर्कआउट करता है, वो किस तरह से काम करता है। तो ऑल केस में काम करने से पहले माइंड सबसे पहले आप देखें कि अगर आपके पास स्टेटमेंट है, सपोज करो ऑल केस में अगर आपके पास जो स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट आपके पास सपोज करो जैसे ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल CRD, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि ऑल DRC। इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। ये स्टेटमेंट है आपके सारे के सारे। अब इन स्टेटमेंट्स को हम लोग एक वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ऑल ARB कहने का मतलब एक सर्कल के अंदर आपने क्या किया, एक सर्कल के अंदर सपोज करो A बनाया, इस A के अंदर आपने सबको रख दिया, B को रख दिया। उसके बाद और BRC का मतलब क्या होगा, सब B जो हम किसके अंदर है, C के अंदर आ जाएंगे। ऑल CRD कहता हूँ तो सारे के सारे C किसके अंदर आ जाएंगे, D के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से आप वेन डायग्राम के थ्रू पहले तो आप स्टेटमेंट के जो आपके पास दे रखी है स्टेटमेंट उनको आप रिप्रेजेंट कर देंगे। ऑल केस आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑल केस आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑल ARB, ये वाला B, फिर ये वाला C, फिर ये वाला D। इसको प्रेफर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाती है। अगर इसके साथ कह देता कि सम ERA, तो सम ERA आप जब बनाएंगे, जब E को आप यहाँ रखेंगे तो इट मीन्स कि जो A के साथ ओवरलैपिंग देखो कितने सारे कट लग रहे हैं यहाँ पे। तो इस कट से बचने के लिए आपने डायग्राम को इस तरह से बनाना है ताकि यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग से बचा जा सके। कम से कम ओवरलैपिंग हो डायग्राम में, जितनी भी कम ओवरलैपिंग होगी उतना ही आपको क्रेडिट होगी क्वेश्चन को समझने में। तो सबसे पहले देखो आपको दिख क्या चीज़ें रही हैं। देखो नॉर्मल सिलॉग्स क्या कहता है, नॉर्मल सिलॉग्स ये बोलता है कि जो फैक्ट आपके सामने दिख रहा है आपने सिर्फ उसी के बारे में बात करनी है। जो आपको चीज़ नहीं दिख रही है, जिसके बारे में स्टेटमेंट में कोई बात नहीं की गई है, उसके बारे में आप कोई आंसर नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे ऑल ARB कह रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सारा सारा A B के अंदर है। ऑल BRC का मतलब है सारा B किसके अंदर है, C के अंदर है। ऑल CRD कह रहा है तो सारा C D के अंदर है। ऑल DRC कह रहा है तो मतलब ऑल CRD। उसके बाद ऑल DRE अगर मैं कहता हूँ, अगर ये 3 स्टेटमेंट भी अगर हम बनाते हैं तभी आपका काम चल जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए इतना रखा गया है।
कि ऑल सी आर डी कह दिया इसने, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। अब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अब देखो ऑल के साथ सम कंडीशन जो आती है वो हमेशा ट्रू कर जाती है। ऑल के साथ जितनी भी सम कंडीशन आएंगी वो हमेशा ट्रू कर जाएंगी। सबसे पहले देखिए इसके साथ जो कंक्लूजन है वो क्या क्या काम करेगा। अगर मैं ये लिखता हूँ कि ऑल बी या ऑल ए आर डी, तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, कहता है कि जो सारा का सारा ए है वो डी के अंदर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मैं अगर स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो सारा का सारा ए बी के अंदर था, बी जो है बी ने ए को कवर किया है, बी किसके अंदर है सी के अंदर, और सी किसके अंदर डी के अंदर। तो ए जो है वो ऑलरेडी डी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे स्टेट कंक्लूजन में भी ये कह रहा है कि ऑल ए आर डी, इसका मतलब क्या हो गया, वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा ये कंसेप्ट ट्रू हो जाएगा। दूसरे में अगर मैं कहूँ ऑल बी आर डी, क्या सारा का सारा जो बी है क्या वो डी के अंदर है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है कि सारा का सारा बी जो ऑलरेडी डी के अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर हम यहाँ कहते हैं, मैं कहता हूँ जैसे ऑल ए आर सी, तो आप कहेंगे सर सारा का सारा ए जो है क्या वो सी के अंदर है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, क्योंकि स्टेटमेंट में सारा का सारा ए जो था सी के अंदर था, और जो कंक्लूजन है ये भी स्टेटमेंट के दायरे में रहकर काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो तीनों केस आपके क्या होंगे यहाँ पे ट्रू हो चुके हैं, क्योंकि ये जो कंक्लूजन थे ऑलरेडी ये स्टेटमेंट के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट के दायरे में रहकर जो कंक्लूजन काम करता है वो ऑलरेडी ट्रू हो जाता है। उसके बाद मैं अगर यहाँ लिखूं सम ए आर बी, तो आप कहेंगे सर सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर है, तो सारा ए अगर बी के अंदर है तो बी का ए का कुछ हिस्सा भी क्या होगा, बी के अंदर होगा ही। मतलब ऑल के साथ अगर ऑल प्लस सम आ जाए तो हमेशा रखना वो ट्रू होता है। ऑल के साथ सम कंडीशन जब भी आती है तो हमेशा क्या होती है, वो ट्रू करती है बेटे, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर मैं नेक्स्ट में कहूँ सम बी आर सी, सम बी आर सी का मतलब क्या है, अब कह रहे हैं देखो सारा का सारा बी जो था वो सी के अंदर था, तो आप बोल सकते हैं सर अगर सारा बी सी के अंदर है तो बी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी सी के अंदर होगा, तो ये भी माइनर आपके पास है ना, ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि ये जो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ ये सारे के सारे जो है वो स्टेटमेंट के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके साथ जो नेक्स्ट कंक्लूजन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ कि सम बी आर डी, सम बी आर डी, तो आप देखें खुद ही, देखो सारा का सारा बी जो था वो ऑलरेडी किसके अंदर था, डी के अंदर था। अगर सारा बी डी के अंदर है तो बी का कुछ हिस्सा भी डी के अंदर होगा, तो ये क्या कर जाएगा, ट्रू कर जाएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे नॉर्मल सिलॉग्स की बात कर रहा हूँ। अभी नॉर्मल सिलॉग्स का मतलब ये होता है कि जो आपको स्टेटमेंट में जो फैक्ट नजर आ रहा है आप उसी के बारे में बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके साथ अगर मैं लिखूँ यहाँ पे नो ए आर बी, अब आपको देखें, अब कह रहा है कि नो ए आर बी, कंक्लूजन में बोल रहा है कि नो ए आर बी, कहता है कि ए जो है वो बी के साथ कनेक्टेड नहीं है, जबकि स्टेटमेंट में क्या है कि ए जो है बी के साथ कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो पास की नहीं स्टेटमेंट में, मतलब स्टेटमेंट में ए और बी के बीच में कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो कंक्लूजन में बोल रहा है कि ए का बी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो गया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, इस वजह से रॉन्ग हो गया। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट नो बी आर सी, तो आप यहाँ देखें बी का रिलेशन सी के साथ है, बट कंक्लूजन में ये बोल रहा है कि बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है, जबकि ये क्या कर रहा है, स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है। तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ बी जो है वो सी के अंदर लाई कर रहा है, तो बी का सी के साथ कहीं ना कहीं कॉमन हिस्सा है, सारा भी है कुछ भी है। तो नो की तो बात ही नहीं की है, जब नो की बात ही नहीं की इसने तो हम इसके बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि बात किसकी कर रहा है ये, कि सारे के सारे बी सी के अंदर है। अगर सारे के सारे बी सी के अंदर हुए तो बी का कुछ हिस्सा भी सी के अंदर होगा, ये आपका मैंडेट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सम बी आर ए, ये ध्यान दें आप, सम बी आर ए मतलब बी का कुछ हिस्सा ए के अंदर होना चाहिए। कंक्लूजन में बोल रहे हैं कि बी का कुछ हिस्सा क्या चाहिए आपको, ए के अंदर चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखेंगे सारा का सारा ए जो था वो बी के अंदर था, ठीक, तो बी का कुछ हिस्सा किसके अंदर आएगा, ए के अंदर आएगा, क्योंकि हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ हम आ रहे हैं। जब ऑल से हम अंदर की तरफ आए तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या चीज़ होती है, ट्रू हो जाती है, कि बी का कुछ हिस्सा किसके अंदर है, ए के अंदर होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सम सी आर बी, कि सी का कुछ हिस्सा बी के अंदर चाहिए, तो आप बोल सकते हैं सर कि सी का कुछ हिस्सा बी के अंदर है, ये वाला हिस्सा ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू कर जाएगा केस आपका। अगर हम लिखते हैं सम सी
आर ए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का कुछ हिस्सा आपको क्या चाहिए, ए के अंदर चाहिए। तो सी का कुछ हिस्सा ए के अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि देखो ये चीज़ कवर की हुई है इसमें। अब सी का कुछ हिस्सा ए के अंदर आएगा क्योंकि ये वाला हिस्सा जो ए के अंदर है, इट मींस ए के ट्रू हो गया। तो ऑल के साथ सम कंडीशन क्या होगी, ट्रू कर जाएगी। मतलब कहने का मतलब है, अगर कहता है कि सम डी आर सी, तो अंदर की तरफ आ रहे हैं, सम डी आर सी ट्रू हो जाएगा, सम सी आर बी ट्रू हो जाएगा, सम बी आर ए ट्रू हो जाएगा। मतलब ऑल के अंदर सम कंडीशन क्या करती है माय डियर, ट्रू कर जाती है, क्योंकि वो स्टेटमेंट के दायरे में रह के काम कर रही है। और जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के दायरे में रह के काम करता है वो ट्रू हो जाता है नॉर्मल स्लॉक्स के अंदर, क्योंकि नॉर्मल स्लॉक में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख दूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि ऑल, बड़े ध्यान से देखें आप, डी आर ए। अब कह रहे हैं कंक्लूजन, ये बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट तो आपके पास दे रखा है सारा, अब कंक्लूजन में बोल रहे हैं कि ऑल डी आर ए, कहता है कि सारा का सारा डी आपको ए के अंदर चाहिए। तो सारे के सारे डी को उठा के आप ए के अंदर लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में मेरे पास पता है कि ए जो है वो डी के अंदर है, बी जो है डी के अंदर है, सी जो है डी के अंदर है और डी सबसे बड़ा है। तो डी को हम ए के अंदर नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी नहीं। तो इसमें इसकी क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया कि डी जो है वो ए के अंदर कभी नहीं जा सकता। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। अगर लिखूंगा मैं ऑल, अगर लिखता हूँ मैं ऑल बी आर ए, स्टेटमेंट में कह रहा कि ऑल ए आर बी, कंक्लूजन में बोल रहा है ऑल बी आर ए, मतलब सारे के सारे बी को ए के अंदर होना चाहिए। ये तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट चला गया, इट मीन अगेंस्ट चला गया, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि बी को ए के अंदर हम लेके आ ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो ये माय डियर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये सारे के सारे आपके क्या है, नॉर्मल स्लॉक्स। कि नॉर्मल स्लॉक्स में हम लोग कैसे, मतलब किस तरह से हम आंसर करते हैं। तो हम स्टेटमेंट के दायरे में रह के काम करते हैं, कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का दायरा, जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट के दायरे में रह के काम करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कंक्लूजन मैंने आपसे डिस्कस किए, वो सब के सब जो थे वो स्टेटमेंट के दायरे में रह के काम कर रहे थे। अब जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपके पास सम केस। अब बड़े ध्यान से देखें कि सम केस को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। सम केस, सम केस में कह सकते हैं कि 10% ए आर बी, 20% ए आर बी, सम ए आर बी। अगर मैं लिखता हूँ सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर ई, ये आपके सम कंडीशन है। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि कहता है कि जो ए था आपके पास कंप्लीटली, इसका कुछ हिस्सा किसके अंदर है, बी के अंदर। कॉमन क्या चीज़ है, ये वाली, ए और बी में कॉमन क्या चीज़ है, ये वाली कोई चीज़ कॉमन है। फिर कह रहा है कि सम बी आर सी, तो बी और सी में कौन सी चीज़ कॉमन है, ये वाली चीज़ कॉमन है। फिर कह रहे हैं सम सी आर डी, तो सी और डी में कौन सी चीज़ कॉमन है, ये वाली चीज़ कॉमन है। अब मुझे एक चीज़ आप पहले बताएं मेरे लिए, बड़े सिंपल तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए स्टेटमेंट जो है वो प्रैक्टिकली आपसे क्या चीज़ कह रहा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या चीज़ बात कर रहा है। स्टेटमेंट में आपको क्या चीज़ दिख रही है, वो दिख रही है कि ए का बी के साथ, कि ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है, वो ये चीज़ कॉमन है। बी और सी में क्या कॉमन है, ये कॉमन है। सी और डी में क्या कॉमन है, ये कॉमन है। जो आपको डायरेक्ट चीज़ें दिख रही हैं, मैंने कहा ना कि नॉर्मल सिलॉग्स में हम लोग जो स्टेटमेंट में चीज़ें दिख रही होती हैं हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि ए और बी की इससे चीज़ में कॉमन चीज़ ये है, बी और सी में कॉमन ये है, सी और डी में कॉमन है। क्या ए और सी के बीच में कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट थी नहीं हमारे पास। क्या ए और डी में कुछ चीज़ कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब हम इसके जो कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन नंबर 1, बड़े ध्यान से देखें। नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूँ सम बी आर सी, नहीं सम बी आर ए कहता हूँ कि सम बी आर ए, तो आप बोल सकते हैं कि बी का कुछ हिस्सा ए के अंदर है, तो बोलेंगे सर ए का बी के अंदर है तो बी का भी ये वाला हिस्सा है, तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ सम सी आर बी, कि सम सी आर बी, तो कहता है कि सी का कुछ हिस्सा बी में चाहिए, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, ये वाला है, ये ट्रू कर गया। अगर मैं लिखूँ सम डी आर सी, तो डी का कुछ हिस्सा सी में चाहिए, तो ये वाला चीज़ कॉमन है, तो ये क्या हो गया, मैंने आपको ट्रू हो गया। राइट, मतलब जो चीज़ें आपको ए और बी आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में बात की, बी और सी के बारे में बात की, सी और डी की बात की, और इन्हीं के दायरे में रह के आपके कंक्लूजन थे, तो ये क्या हो गया, आपके ट्रू कर गए सारे के सारे। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान दें। अब मैं कह रहा हूँ सम ए आर सी, कि सम ए आर सी। अब कहना है कि ए और सी में कुछ कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर स्टेटमेंट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ए और सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ए यहाँ पे सी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया एक तरह से। एक एक्चुअल में हम इसको कहते हैं डाउटेबल। ये केस ऑलरेडी क्या होता है, डाउटेबल। जिस केस के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते उस केस को हम लोग कहते हैं डाउटेबल केस है। और डाउटेबल केस अपने आप में क्या होता है, नन फॉलो होता है, एक तरह से वो नन फॉलो हो जाएगा कि ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसके बारे में कोई बात की नहीं। अगर मैं कहता हूँ सम बी आर डी,
सम बी आर डी, बी और डी में कुछ कॉमन है तो आप बोलेंगे सर बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया आपका ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, डाउटेबल हो जाएगा, और डाउटेबल अपने आप में क्या होता है माय डियर, रॉन्ग हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसी में ही कुछ चीज़ और डालने जाना, सम ए आर नॉट सी। अब कह रहा है सम ए आर नॉट सी, कहता है कि ए और सी में क्या कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, कहता है कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो सी में नहीं है, जबकि मैंने ये कहा कि हमने जो आंसर करना है वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट करना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखो, ए और सी में ना तो हम लोग हाँ कर सकते हैं ना ही हम लोग ना कर सकते हैं, क्योंकि ए और सी के बीच में ना तो कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है और ना ही कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन ए और बी की है, ए और बी के बीच में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ये है कि ए और बी के बीच में ये कि ए का हिस्सा बी में, बी की ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन गिवन है। बी और सी की पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, सी और डी की भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट ए और सी के रिगार्डिंग ना तो कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है और ना ही कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट कह देंगे नन। नन का मतलब एक तरह से कह देंगे डाउटेबल, और डाउटेबल का मतलब एक तरह से नन। उसी तरह से बी और डी के बारे में बात करो, सम बी आर नॉट डी, क्या बी और डी में कोई भी चीज बोलते हैं कि बोले ये कह रहा है कि बी का कुछ हिस्सा जो होगा डी में नहीं है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। आप ऐसे आप सोचोगे ना, आप ऐसे सोच रहे होंगे कि बी और डी तो दोनों अलग अलग है, ये तो है ही ऑलरेडी नहीं है, ये आपने नहीं सोचना है। हम यहाँ पे सिलॉक्स में काम कर रहे हैं, और सिलॉक्स का मतलब ये होता है कि आपने जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई आप करेंगे स्टेटमेंट के साथ, जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है उसके पैरेलली, उसके दायरे में रह के कंक्लूजन काम करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि बी और डी के बारे में ना तो कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी ना ही कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो ये केस बनेगा आपका डाउटेबल, और डाउटेबल का मतलब होता है नन फॉलो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। इसको आप बड़े आराम से देखें माय डियर, ये चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जिसके बारे में आपको कोई पता नहीं है उसके बारे में आप कोई भी बात नहीं कर सकते। अब मैं थर्ड केस आपके यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, नो केस। नो केस, नो केस में देखो हम कह सकते हैं कि नो ए आर बी, आप 0% ए आर बी भी बोल सकते हैं, 0% ए आर बी, नन ए आर बी बोल सकते हैं, नो ए आर बी। उसके बाद लिख रहा हूँ मैं नो बी आर सी, उसके बाद लिख रहा हूँ मैं नो सी आर डी। अब नो ए आर बी का जो स्टेटमेंट है उसको डायग्राम के थ्रू हम लोग ऐसे बनाएंगे, नो ए आर बी मतलब ये आपका ए है, कहता है ए का बी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको देखो स्टेटमेंट में डायरेक्ट बात कर रहा है कि ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो बी का बी के साथ नहीं होगा। ये आपको क्या है, ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये गिवन है हमारे पास। अब अगर मैं बात करूँ नो बी आर सी, तो बी और सी के बीच में भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, बट ए और सी के बीच में कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम बता नहीं सकते। उसी तरह से अगर मैं आगे चला जाऊँ तो आगे तक उसको कट कर देते हैं कि सी के बारे में बात कर रहे हैं कि नो सी इज डी, कह रहे हैं ये लो कि सी और डी का कोई भी रिलेशन नहीं है। अब हमें जो डायरेक्ट चीज़ें दिख रही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, जो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ए और बी के बारे में, कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये दिख रहा है। बी और सी के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये दिख रही है। सी और डी के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है। क्या ए और सी के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी, क्योंकि इनके बारे में ना तो हम हाँ कर सकते हैं ना ही हम ना कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ने इसके बारे में कोई बात नहीं की है, बी और डी के रिगार्डिंग भी कोई बात नहीं की हुई है। तो अब मैं स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नो बी आर ए, क्या बोला ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ए का बी के साथ नहीं है तो नो बी आर ए, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका। उसके बाद नो सी आर बी, नो सी आर बी भी क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नो डी आर सी, सीधा कि अगर सी का डी के साथ नहीं है तो डी का भी सी के साथ नहीं हो, कि क्रॉस साइन लगा दोनों के बीच में, तो ट्रू हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉस साइन है, इनमें से ये इसके साथ नहीं पास नहीं जा सकता, ये इसके पास नहीं आ सकता, क्रॉस साइन। तो ये तीनों चीज़ क्या होगी, ये तीनों जो थी वो स्टेटमेंट के दायरे में रह के काम कर रहे थे, कंक्लूजन। अब मैं लिख रहा हूँ नो ए आर सी, अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ए और सी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता है, अब कह रहा है नो ए आर सी। अगर आप नॉर्मल वे में चले आप बोलेंगे सर ए और सी के बीच में तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो एक तरह से हम मना करेंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट में क्या ए और सी के रिगार्डिंग उसने कहा है कि नो ए आर सी, कहीं स्टेटमेंट में बोला इसने नहीं बोला है। जब स्टेटमेंट में इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये केस रॉन्ग हो गया, क्योंकि बिकॉज वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट बी एंड अबाउट ए एंड सी, ए और सी के रिगार्डिंग कोई भी ना तो मेरे पास नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है और ना ही कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं ये लिखता हूँ कि नो बी आर डी, अब बी और डी के बीच में भी कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ये भी क्या हो गया आपका रॉन्ग हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको मेरी ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके साथ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, अब लिख रहा हूँ मैं सम ए आर बी,
अब बताओ सम ए आर बी बोल रहे हैं, अब ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं, अब पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन इन दोनों के रिगार्डिंग तो है ही नहीं। देखो बोल रहा है हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि नो ए आर बी, बट कंक्लूजन में बोल रहा है कि सम ए आर बी। अब बोल रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, तो आप बोलेंगे ये इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो नेगेटिव पड़ी है कि ए का बी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ये तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट चला गया, रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सम बी आर सी, अब सम बी आर सी कह रहा हूँ तो बी का बोला कि बी और सी के बीच में क्या कुछ चीज़ कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर बी और सी के रिगार्डिंग हमारे पास जो फैक्ट है वो है इन दोनों के बीच में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, कि बी और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। बट यहाँ बोल रहे हैं कि बी और सी के बीच में कुछ कॉमन चाहिए, क्योंकि इनमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, वो ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव तो है नहीं, अगेंस्ट चला गया, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। अगर मैं लिखूँ सम सी आर डी, सम सी आर डी, तो सम सी आर डी देखो बोला सी और डी के बीच में ऑलरेडी पहले से क्रॉस है, मतलब इन दोनों के बीच में ऑलरेडी पहले से क्या है, क्रॉस है। तो बोला कि सी का कुछ हिस्सा डी में होगा, ये बात कर रहा है पॉजिटिव, बट हमारे पास गिवन क्या है नेगेटिव, तो क्या करेंगे ये अगेंस्ट चला, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको ये जो नॉर्मल स्लॉग्स मैंने आपसे डिस्कस किया मैंने आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप वीडियो को 2-3 बार इसको देखें, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने जो भी नॉर्मल स्लॉग्स में जिस तरह से स्लॉग्स बात करता है, जिस तरह से कंक्लूजन के दायरे में रह के आपका जो है वो स्टेटमेंट का या जो स्टेटमेंट के दायरे में रह के कंक्लूजन काम करता है, राइट, वो नॉर्मल स्लॉग्स में है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, वो करूंगा मैं पॉसिबिलिटी वाले केस। जो पॉसिबिलिटी वाले केस होंगे वो टोटली क्या हो जाएंगे, आप मतलब कह सकते हैं उसको हम रिवर्स हो जाएंगे सारे के सारे, राइट। अगर मैं कहता हूँ कि ऑल ए आर सी, अब कह रहा है कि ए क्या ए सारा ए सी के अंदर है, तो आप बोलेंगे सर ए और सी के रिगार्डिंग तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सीधे रॉन्ग हो जाएगा मैंने, ठीक। अगर कहता हूँ कि ऑल बी आर डी, अब बोलेंगे सर बी और डी के बीच में ऑल तो कोई बात ही नहीं की है, तो क्या होगा, रॉन्ग हो गया। अभी तक जितने भी स्लॉग्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे वो सारे सारे नॉर्मल स्लॉग्स हैं मेरे। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो पॉसिबिलिटी वाले केस डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे आपको कोई भी एक भी तरह का माइंड जिसमें डाउट ना बचे आपको। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू सो मच। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।